हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा रिंग होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा है। इसमें मैं आज आपको नई चीज़ सिखाऊंगी कि फील्ड ऑफ क्वेश्चंस किसको कहते हैं और उसे कैसे फाइंड करते हैं। लॉन्ग थ्योरम बेटा, लेट अस स्टार्ट विद इट। देखो, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का मतलब डिवीजन ही है, समझ लो। ठीक है ना? तो मतलब आपको डिवाइड होती हुई कोई चीज़ दिखाई देगी और उससे फील्ड बन रही है। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या चीज़ है। सपोज कर लीजिए आपको कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है, लेट टी बी एनी इंटीग्रल डोमेन। तो हम कह रहे हैं कि हम उस इंटीग्रल डोमेन की फील्ड ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा देन देयर एग्जिस्ट अ फील्ड। अगर इंटीग्रल डोमेन मिला हुआ है तो एक फील्ड ऐसी एग्जिस्ट करेगी दैट कंटेन्स अ सबरिंग आइसोमॉर्फिक टू डी। मतलब उस फील्ड के एलिमेंट्स कैसे होंगे? सबरिंग आइसोमॉर्फिक टू डी। ठीक है, मतलब इंटीग्रल डोमेन से ही वो एलिमेंट्स लेगा। क्लियर हो रही है बात? तो कैसे कर उसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसको कैसे मीनिंग है इस थ्योरम का? दिस थ्योरम मीन्स दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज कंटेन्ड इन द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसका जो मीनिंग है ना, फिजिकल मीनिंग, वो है कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो तो एवरी इंटीग्रल डोमेन इज कंटेन्ड इन द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। वो अपनी क्वेश्चन फील्ड के अंदर कंटेन्ड होगा। लेट अस सी। लॉन्ग प्रूफ है बेटा, देखो, पर इजी है। देखो, मैंने सबरिंग की बात करी है तो पहले कोई सबरिंग जैसी चीज बनाऊं तो उसके लिए मैंने पहले कोई एक सेट लिया। ठीक है, उस सेट के अंदर अब थोड़ा सा ना याद कर लेना है कि फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है तो कुछ डिवीजन टाइप चीज होगी, तभी क्वोशंट वर्ड आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया कि इंटीग्रल डोमेन डी जो दे रखा था उसके दो एलिमेंट लिए, ए और बी, उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये डिवीजन तभी परमिसिबल है जब ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। तो इस डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया नॉन जीरो। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करूंगी, डिनोटेड बाय दीज। ये देखो, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है मैंने इस रिलेशन को डिफाइन किया है। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी जगह पे आर लिख लेना, आर फॉर रिलेशन, कैपिटल आर। ठीक है, इस पे कोई रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन में क्या कह रही हूँ कि कोई दो एलिमेंट कब बराबर होंगे, मतलब ए बाई बी कब सी बाई डी के बराबर होगा? जब देखो ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। ठीक है, बी इंटू सी। मतलब क्या होगा आपके पास? ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनके बीच में होल्ड कर रही होगी। ठीक है, तो मैंने ऐसे ये डिफाइन कर दिया। सबसे पहले मैं शो करूंगी कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सब बच्चे जरा पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को रिकॉल कर लें। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि इसमें तीन प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव लाने के लिए मुझे क्या करनी होगी बात? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए आर ए, मतलब द एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मुझे शो करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मुझे ये शो करना है ए बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये कब होगा? जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर आंसर दे रही हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगी? ए बी इक्वल टू बी है, तो वो तो होगा मेरे पास। ए बी इक्वल टू बी है तो होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? क्योंकि डी, ए और बी कहाँ से एलिमेंट आए हैं? इंटीग्रल डोमेन से। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ही इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स। तो इसमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो ए बी बी ए के बराबर है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। तो वो होल्ड कर गई। दूसरी डेफिनेशन है सिमेट्रिक, कि A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A। तो मैंने लिया A बाई बी इज रिलेटेड टू C बाई डी। कोई दो एलिमेंट बराबर कर दिए जो हमने ऊपर S को डिफाइन किया उसके। हमें शो करना है कि C बाई डी इज रिलेटेड टू A बाई बी। ये भी बहुत सिंपल है बेटा, देखो, A बाई बी रिलेटेड टू सी बाई डी है, इसका मतलब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गिव्स सेम आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी तो ए डी इक्वल टू बी सी आ गया। अब आप लिख सकते हो ना, ए डी को डी और बी सी को सी बी बाय कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख लिया बस, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म। तो सी बी इक्वल टू डी ए आ गया। तो सी बी इक्वल टू डी ए किसके बराबर है? सी बाई डी इक्वल टू ए बाई बी की। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये रिलेशनशिप सिमेट्रिक भी है। नाउ कम टू ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी तीन एलिमेंट पे लगती है, जरा सा रिकॉल कर लो ट्रांजिटिविटी का मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखो, आपने ट्वेल्थ में भी किया होगा, x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z। तो हमें शो करना है x इज रिलेटेड टू z। दिस इज ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अब मैंने r की जगह पर यहाँ पर क्या लिया हुआ है? r की जगह पर ये वाला साइन लिया हुआ है, और x की जगह पे मैंने ले लिया a बाय बी,
y की जगह पे मैंने ले लिया c/d और z की जगह मैंने ले लिया e/f। ठीक है। तो देखो मैंने कोई दो एलिमेंट s के बराबर किए और इधर कोई दो एलिमेंट बराबर किए c/d e/f के बराबर किया। मुझे शो करना है कि फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के बराबर है। तो बेटा बहुत आराम से ना कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके हो जाएगा। देखो a/b अगर c/d के बराबर है तो इसका मतलब AD इक्वल टू BC है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होल्ड कर रही है, यही डेफिनेशन है हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन की। ऐसे ही c/d अगर e/f के बराबर है तो CF इक्वल टू DE आ गया। अब देखो एक चीज कंसीडर कर लो, AD इक्वल टू BC, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचना है, आपको a/b को e/f के बराबर लाना है। इसका मतलब आपको C और D हटाने हैं। तो आपको A और B से E और F तक पहुंचना है। तो आप कोई भी एक रिलेशनशिप कंसीडर कर लो, ये AD इक्वल टू BC लिया, मैंने आपको बता रखा है कि कोई नई चीज़ घुसानी हो अंदर तो हमेशा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो AD को E से मल्टीप्लाई करूंगी तो AD वापस आ जाएगा, ऐसे BC को E से करूंगी तो BC वापस आ जाएगा। और क्यों मैं ये आइडेंटिटी यहाँ ले सकती हूँ, क्योंकि हमारे को इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है और इंटीग्रल डोमेन हैज यूनिटी। ठीक है ना, इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स। तो इंटीग्रल डोमेन के पास यूनिटी था तो ये ई जो है उसी की यूनिटी है। ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज कॉल्ड यूनिटी, तो ई बिलोंग्स टू डी है। ठीक, अब इसके अंदर बेटा बस ये देखो आप रिलेशनशिप, आपको ये CF इक्वल टू डी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैंने इसको D और E को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और इधर मैंने C और E को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। तो जब ऐसे करेंगे तो ब्रैकेट चेंज करते हैं तो एसोसिएटिविटी बोलते हैं। फिर इस DE की जगह मैंने CF लिख दिया बाय 1। ठीक है, और CE की जगह EC लिख दिया। अब बस कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करते जाओ और ये ना जो हटाना एलिमेंट उसको हटा लो। मुझे C हटाना था ना, क्योंकि मुझे A B E और F अपने पास रखना है। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि मुझे C एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो आपको ये C हटाना है। C को हटाना है तो इसमें कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर इंटीग्रल डोमेन के अंदर कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, मैंने प्रूफ करा रखा है आपको इंटीग्रल डोमेन के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करके हम इस C को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AF इक्वल टू BE। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मुझे पता चला कि A/B E/F के बराबर आ गया। तो ये रिलेशनशिप क्या बन गया बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बन गया। तो मैंने तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करा दी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। जब तीनों चीजें होल्ड कर जाती हैं तो मेरा रिलेशनशिप बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अगर इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होता है तो आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस रिलेशन की कि इट पार्टीशंस द गिवन सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ये सब काम आपने हमेशा से करते आ रहे हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाए तो इट पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो वो जो इक्विवेलेंस क्लासेस है ना, मैंने उसके पूरे सेट को कंसीडर कर लिया और उसका नाम रख दिया F। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास होगी किस तरीके की आपको पता है, क्लास के लिए हम ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एलिमेंट है A/B तो ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे तो वो इसका इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। तो मैंने X/Y से डिनोट किया है। तो दिस इज एनी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द रिलेशनशिप जिसको हमने ऊपर अभी अभी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ किया था। ठीक है, तो और F मैंने ऐसी हर इक्विवेलेंस क्लास का क्या ले लिया, कलेक्शन ले लिया। ठीक है, अब मैं इस F को ही नीचे जाके ना फील्ड बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑपरेशन डिफाइन करी, क्योंकि कोई भी चीज़ है आपको पता है कि रिंग हो या फील्ड हो, इंटीग्रल डोमेन हो, तो दो आपके पास ऑपरेशंस होनी चाहिए, एक प्लस की और एक मल्टीप्लिकेशन की। तो मैंने पहले दो प्लस वाली ऑपरेशन मतलब प्लस वाली ऑपरेशन डिफाइन करी। तो दो इक्विवेलेंस क्लास को ऐड करने का क्या तरीका है कि देखो, मैंने इसको ध्यान से देखो जरा, ये AD प्लस BC अपॉन BD एक तरीके से कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एलसीएम ले रहा है। एक तरीके से A/B और प्लस C/D का एलसीएम लेके दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते समय जैसे दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती है, मैंने वैसे ही दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये ऑपरेशंस मैंने अपनी तरफ से अभी डिफाइन करी है, मुझे शो करनी पड़ेगी येस इट इज वेल डिफाइंड कि मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ। तो आप ये देख लें सबसे पहले तो कि जब भी ये इक्विवेलेंस क्लास आप डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तभी फ्रैक्शन डिफाइन होती है। तो ये बी और डी अपने आप में नॉन जीरो है, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने ऊपर ऐसे डिफाइन कर रखा था कि डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। बट बी डी नॉन जीरो है, ये मुझे शो करना है। ठीक है ना, तो आप देखिए बी नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो, और आपको क्योंकि इंटीग्रल डोमेन गिवन है, इंटीग्रल डोमेन इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई दो नॉन जीरो
एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नॉन जीरो एलिमेंट ही मिलेगा। ठीक है, जीरो डिवाइजर होता है दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो का मिलना, इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर होना। फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड है, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन मैंने डिफाइन करी है ये ठीक लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और इससे ये भी पता चल गया कि ये क्लोजर मेरी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट, तो मुझे क्लोजर अब शो भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये खुद इसी फॉर्म का आ गया ना। देखो ये जो इन दोनों को प्लस किया तो जो मेरे पास यहाँ पे आया, तो देखो ए और डी दोनों के दोनों इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट है, तो ए डी भी इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट हुआ। बी और सी इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट आएगा। डिनोमिनेटर मैंने शो कर दिया कि नॉन जीरो है और डी के अंदर ही है, तो ये इस टाइप का एलिमेंट किसका एलिमेंट बन गया, एस का एलिमेंट बन गया, तो क्लोजर होल्ड कर रही है। एफ का एलिमेंट बन गया तो क्लोजर होल्ड कर रही है। ठीक है, तो मेरे को फील्ड जब प्रूफ करने जाएंगे तो ये क्लोजर होल्ड करवानी भी नहीं पड़ेगी, अपने आप डिफाइन हो गई। अब मुझे पहले शो करना है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए आपको पता है दो एलिमेंट लो। ठीक है, तो आप तो बहुत बड़ी वेल डिफाइंड कर चुके हो, तो आपको वेल डिफाइंड की डेफिनेशन अच्छे से आ गई होगी। तो मैंने दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर ली, ए बाई बी इधर इक्वल टू ए डैश बाई बी डैश, ऐसे सी बाई डी को बराबर ले लिया सी डैश बाई डी डैश। तो मुझे शो करना है कि जब इनको ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो भी बराबर होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जब ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस, जहाँ मेरी पेंसिल है, ये बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश। ठीक है ना, ऐसे ही दोनों इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे बराबर है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएगा सी डी डैश इज इक्वल टू डी सी डैश। अब मुझे बताना है कि इनको जब ऐड करूं, मैं ए बाय बी और सी बाय डी को ऐड करूं या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश वाले को ऐड करूं, दोनों से रिजल्ट सेम आता है, मुझे ये प्रूफ करना है, तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो, इनको ऐड करूंगी तो ये रिजल्ट आना चाहिए ना। ठीक है, मुझे शो करना है ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव सेम आंसर, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है बेटा, एक साइड कंसीडर कर लो और दूसरे तक पहुंचो। मैंने एक साइड ले ली। जब भी आप ऐसे ब्रैकेट खोलते हो तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब आपको ये जो स्टार में रिलेशनशिप लिखा हुआ है ना, ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश और सी डी डैश इक्वल टू डी सी डैश, इनका इस्तेमाल करना है, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करना है, कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिलेशनशिप ये होल्ड कर जाएगा। मतलब ये वाली साइड जो है दूसरी वाली साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल सब बच्चे अब इतनी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं तो कर सकते हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, और देख लेना जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है एसोसिएटिविटी की तो लिख देना एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी है तो कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया रिलेशनशिप कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारी एडिशन ऑपरेशन जो है वो वेल डिफाइंड है। क्लियर हो गई बच्चों बात। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड करना है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। आप देखोगे कि ना ये 6-7 पेज का प्रूफ है फील्ड ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए, प्रोसीजर जो मैंने लगाया है, बट देखना बहुत सिंपल है, आपको स्टेप्स लर्न करने हैं। कि पहले मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया, ठीक है, उसको शो किया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर उसकी क्लासेस बनाई, उसकी म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस से मैंने एफ बनाया, फिर उस एफ को शो किया कि ये फील्ड है। तो बस इतना ही काम आपको करना है, और आप इतनी अलजेब्रा पढ़ चुके हो तो ये काम अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न द स्टेप्स ओनली। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है, ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हो कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर ली तो शो करिए उनका रिजल्ट भी बराबर है। तो मैंने ए बाय बी को ए डैश बाय बी डैश लिया, सी बाय डी को सी डैश बाय डी डैश लिया, मुझे शो करना होगा कि मैं ए बी इंटू सी डी करूँ या ए डैश बाय बी डैश को सी डैश बाय डी डैश से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे सेम आंसर मिलता है। ये डेफिनेशन बन गई मल्टीप्लिकेशन की, तो सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। देखो, दो इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर है तो इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, इधर से इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू लिख ली। ठीक है ना, अब मुझे ये शो करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो पहले इसको करके देख लो कि मुझे शो क्या करना है। तो मुझे यहाँ तक करके देखा तो मेरे को पता चला ये शो करना है। अब बस आपके पास जो गिवन चीज है उसकी एक साइड कंसीडर, यहाँ से एक साइड कंसीडर कर लो, गिवन चीज का इस्तेमाल करके जो आपको रिजल्ट निकालना है उस तक पहुंचो। सिंपल, आप देखेंगे कि एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी इनका इस्तेमाल हो रहा है। देखो, ए सी बी डैश डी डैश है तो मैंने सी बी डैश को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे गिवन चीज का इस्तेमाल करना था तो मैंने पहले सी बी डैश को बी डैश सी करके कॉम्यूटेटिविटी बनाया। ठीक है, फिर दोबारा से जब भी ब्रैकेट चेंज करते हो, मैंने बताया एसोसिएटिविटी का मतलब यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, और अगर दो चीजें आपस में चेंज कर दो, ए बी को बी ए कर दोगे तो कॉम्यूटेटिविटी है। तो सिंपल बेटा, इन चीजों का इस्तेमाल करके सब बच्चे वीडियो को पॉज करके अपने आप शो करें कि मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशंस मेरी वेल डिफाइंड हो गई और क्लोजर मैंने दिखा दिया दोनों के साथ होल्ड करता है। तो ये जो मेरा रिलेशनशिप होगा
ठीक है, इसको मैं शो करूंगी कि ये एफ जो है ये फील्ड बनाता है। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन से म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई, उन क्लासेस से मैंने एक सेट बनाया और मैं उस सेट को क्लेम कर रही हूँ कि ये फील्ड है। और आपको पता है फील्ड है तो आपको ये शो करना पड़ता है कि आपके पास दो ऑपरेशंस होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ऊपर दो इक्विवेलेंस क्लास को ऐड करने का और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या ऑपरेशन बनानी है वो रिलेशनशिप डिफाइन किया और उसे वेल डिफाइंड शो किया। अब आप इसको फील्ड बनाएंगे तो फील्ड बनाने के लिए सब बच्चों को पता है आपको क्या शो करना है कि आपके पास ये एफ प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, एफ माइनस जीरो डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप, और आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। तो सारा काम करते जाओ बेटा। क्लोजर तो विद रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट हो गई हमारी। एसोसिएटिविटी प्लस के साथ भी करो डॉट के साथ भी करो। तो एसोसिएटिविटी के लिए वी ऑलवेज नीड टू हैव थ्री एलिमेंट्स। तो मैंने तीन इक्विवेलेंस क्लासेस ली एफ के अंदर से। ठीक है, एक बारी मैंने ए बाई बी और सी बाई डी पे ब्रैकेट लगा दी, इससे लूंगी, अब शो कर दूंगी कि सी बाई डी और ई बाई एफ पे ब्रैकेट लगाऊं तो भी आंसर सेम आता है। तो सब बच्चे बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं रह गई है। ठीक है, तो दो इक्विवेलेंस क्लास को ऐड करना है तो आपको पता है कि एडिशन ऑपरेशन मैंने ऐसे डिफाइन करी है कि एलसीएम ले लो। ठीक है, फिर आपको पता है अब ये एक इक्विवेलेंस क्लास है और ये ई बाई एफ भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, इन दोनों को ऐड करना है अब तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, अब ये देखो ए डी प्लस बी सी इंटू एफ है, इसको आप एफ इंटू ए डी प्लस बी सी लिख सकते हो। बी डी इंटू ई है, इसको ई इंटू बी डी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी है मेरे पास। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर क्योंकि ये सारे एलिमेंट डी के हैं और डी इंटीग्रल डोमेन है, डी के खुद के पास एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी है, अब उसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी यहाँ से सब बच्चे देख लेना। मैं तो कहूँगी बच्चों को कि स्क्रीनशॉट सॉरी वीडियो को पॉज करके खुद अपने आप इसको फील्ड बनाइए। ठीक है, देखने में आपको लग रहा है 6-7 पेज हैं, सुननी भी नहीं पड़ेगी, वीडियो अपने आप करके देखो। चलो, ऐसे ही एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट निकालनी है। ठीक है, तो क्या किया, तीन एलिमेंट ले लिया और इन तीन को मल्टीप्लाई किया और आपने शो किया कि मैं किसी भी साइड ब्रैकेट लगाऊं मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो सी बाई डी और ई एफ है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सी ई अपॉन डी एफ आ गया, फिर इनको इकट्ठा कर लिया दो। अब ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, ये भी है, इन दोनों को यूज कर लिया। अब इसमें एसोसिएटिविटी इन डी यूज कर ली। ठीक है, तो वो आ गया। अब देखो क्लोजर शो कर दिया दोनों ऑपरेशन के साथ, एसोसिएटिविटी दोनों के साथ शो कर दिया। अब मैं शो करूंगी कि दोनों का एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी मिलती है। अच्छा, मैं आइडेंटिटी लिखना भूल गई हूँ, इसकी जो आइडेंटिटी होगी यहाँ पे लिख देती हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होगी आपकी, जीरो होता है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं ले सकते, 0/1 बिलोंगिंग टू एफ इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सब बच्चे शो भी कर देना कि कैसे है। कैसे शो करोगे, ए बाय बी में 0/1 ऐड करके दिखाना, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं ना, तो बी इंटू वन ए इंटू वन प्लस 0 इंटू बी, तो ये आपका ए बाय बी ही वापस आ जाएगा। अच्छा, आपने राइट आइडेंटिटी शो कर दिया तो लेफ्ट आइडेंटिटी ये अपने आप बनाएगा क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। ठीक है ना, बेशक दूसरी साइड शो करके दिखा देना। राइट, ऐसे ही बेटा एडिटिव इनवर्स, आपको पता है इनवर्स एक एलिमेंट का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट, तो ए बाई बी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। तो आपने इसका एडिटिव इनवर्स बनाया, ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी करा, तो आपके पास ये देखो सॉल्व किया तो मेरे पास ऊपर आ गया ए बी माइनस बी और नीचे आ गया बी स्क्वायर, तो ये आ गया एक तरीके से 0/b²। अब सबको लग रहा होगा 0/b² आया, मुझे तो 0/1 चाहिए था। तो आप देखो ये मल्टीप्लाई करोगे अगर आप इसको तो 0.1 इक्वल टू 0 इंटू बी² ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये एक तरीके से जीरो एलिमेंट ही निकल कर आया आपके पास। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड भी आप शो कर सकते हो कि लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स की प्रॉपर्टी दोनों की होल्ड करती है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यूनिटी, क्योंकि मैंने एडिटिव आइडेंटिटी शो किया है तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी शो करना है। मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी क्या होती है, 1, तो मेरी यूनिटी क्या बन गई अब की बारी, 1/1। ठीक है, तो ए बाई बी को 1/1 से मल्टीप्लाई करके दिखाना, ए बाई बी वापिस आ रहा है, और फिर एक बारी 1/1 को इधर रखना और ए बाई बी को इधर रख के शो करना कि यूनिटी वापिस आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अब ये यूनिटी भी शो कर दी, एडिटिव इनवर्स भी शो कर दिया। अब मुझे क्या शो करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करना है। फील्ड के अंदर यही तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने ए बाई बी कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, मुझे शो करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आपको खुद को पता है अगर 2 हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, तो ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाई ए बन सकता है, तो मैंने इसलिए बी बाई ए को सोचा।
मैंने दोनों मल्टीप्लाई किए। आपको पता है जैसे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती है ऐसे ही मैंने ऑपरेशन डिफाइन कर रखी है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो ए बी और बी ये दोनों बराबर है क्योंकि कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करती है। तो ये आंसर क्या आ गया, 1/1 आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो है दूसरी साइड से भी क्योंकि राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स दोनों शो करने पड़ेंगे ना, तो दूसरी साइड से भी शो कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बची एबिलियन ग्रुप बनाने के लिए, कॉम्पिटेटिविटी। तो अब दिखाना है कि एडिशन के साथ कॉम्पिटेटिविटी और मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करती है। तो सब बच्चे बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से देख लो सब बच्चे, अपने आप करके देखो और मैच कर लो अपना आंसर। क्लियर है। फिर लास्ट बचा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में आपको पता है कि बाहर मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन होता है और हम दिखाते हैं कि ब्रैकेट खुली जा सकती है। तो बिल्कुल सेम तरीके, बहुत आसानी से आप इसको भी कर पाएंगे। आप ये समझ लो चाहे मैं ब्रैकेट्स लगा रही हूँ बट एक्चुअल में काम तो ये ना फ्रैक्शंस को जैसे ऐड करना और मल्टीप्लाई करना उसी तरीके से ही चल रहा है क्योंकि मैंने ऑपरेशन ही ऐसे डिफाइन करी है। तो सिंपल जैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से करते जाओ। ठीक है, तो ये आ गया। बस प्रॉपर्टी जरूर लिख देना जहां पर भी जो भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। राइट, तो ये एफ क्या बन गया, फील्ड बन गया। तो बेटा अभी तक मैंने इतना काम किया तो इसमें मैंने करा क्या, सबसे पहले मैंने एस डिफाइन किया था। ठीक है, एस के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो किया। पहले शो करने के बाद आपने उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई, उन इक्विवेलेंस क्लासेस से आपने फील्ड बनाई और शो किया कि ये मेरी फील्ड है। अब मुझे यही शो करना था ना कि इट हैज अ सबरिंग आइसोमॉर्फिक टू डी। ठीक है, तो मैं फाई से एक मैपिंग डिफाइन करूंगी डी टू एफ। डी है इंटीग्रल डोमेन और एफ है मेरा फील्ड। ठीक है, तो मुझे फील्ड ऑफ कोशेंट सी निकालना था। ठीक है, तो मैंने फाई ऑफ एक्स और एफ का एलिमेंट क्या है, इक्विवेलेंस क्लास। तो मैंने जो डी का एलिमेंट लिया उसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बना दी यहाँ पर। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पर। तो उसी की मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास बना दी। तो हमेशा की तरह आपको पता है कोई भी मैपिंग आप लेते हैं तो आपको हमेशा शो करना पड़ता है कि वो वेल डिफाइंड है। तो हम पहले वेल डिफाइंड शो करेंगे क्योंकि मुझे आइसोमॉर्फिज्म शो करनी है, तो मैं 1 1 शो करूंगी, ऑन टू शो करूंगी और होमोमॉर्फिज्म शो करूंगी। तो वेल डिफाइंड के लिए फिर से मैंने बताया कि जब भी होमोमॉर्फिज्म ये मैपिंग्स के अंदर वेल डिफाइंड शो करना हो तो 1 1 का उल्टा होता है। तो x इक्वल टू वाई लिया, आपको शो करना है 5x इक्वल टू 5y है। तो देखो मेरा x इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू दिस d, यूनिटी है सब जगह पे मेरे पास, d के पास भी है, f के पास भी है। ठीक है, तो x इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर इक्विवेलेंस क्लास बनाऊंगी तो क्या बन जाएगा, x बाय 1 इक्वल टू वाई बाय 1। तो x बाय 1 क्या है 5x, y बाय 1 क्या है 5y। तो वेल डिफाइंड तो ये हो गया। अब आ जाइए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है कोई भी दो एलिमेंट ऐड किए आपने, 5x प्लस वाई निकाला। इससे आपने इक्विवेलेंस क्लास बनाओगे तो क्या बनेगी, x प्लस वाई बाय 1, क्योंकि मैंने डिफाइन ऐसे ही कर रखी है। 5 की डेफिनेशन देखो, मैंने 5 की डेफिनेशन यही कर रखी है कि d का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उससे रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी x बाय 1। ठीक है, मतलब उसी एलिमेंट के नीचे 1 लगा दो। तो मैंने उसी एलिमेंट के नीचे 1 लगा दिया। अब आपको पता है एडिशन ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, मैंने इसको लिख के दिखाया, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 बाय 1। तो आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, यही एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करी है आपने, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। ऐसी मल्टीप्लीकेशन लिया बेटा, मल्टीप्लिकेशन का भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पता है जैसे दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती हैं ऐसे ही दो इक्विवेलेंस क्लास मल्टीप्लाई करने की ऑपरेशन मैंने डिफाइन करी थी। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, 5x इंटू 5y आ गया। तो 5 होमोमॉर्फिज्म भी बन गया। 5 1 1 बहुत सिंपल है, 5x इक्वल टू 5y लोगे, आपको शो करना है x इक्वल टू y है। तो 5x इक्वल टू 5y है तो उसकी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस बराबर कर दिया आपने। तो x दो इक्विवेलेंस क्लास कब बराबर होती है, जब उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव सेम रिजल्ट। तो x इंटू 1 1 इंटू वाई। अब आपको पता है कि 1 इज द यूनिटी, तो x इंटू 1 x होगा, ऐसे ही 1 इंटू वाई वाई होगा। ठीक है, तो यही मुझे शो करना था। ऑन टू तो बाय डेफिनेशन ही होल्ड कर रहा है आपके पास। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लिया कोड डोमेन का, वो किस फॉर्म का होगा, x बाय 1। तो हमें फाइंड करना है कोई x बिलोंग्स टू d सच दैट फाई ऑफ x इज x बाय 1। तो फाई मेरी ऑन टू भी आ गई। तो फाई मैंने शो कर दिया एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम डी टू। अब ऑन टू हो तो डी टू एफ आ जाएगा, अदरवाइज डी टू फाई डी विच इज सबरिंग ऑफ एफ। ठीक है, तो ये फाई डी क्या बन गई, सबरिंग ऑफ एफ बन गई। क्लियर हो गई बात, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए। फाइंड द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जेड एक्स, ऊपर वाली चीज को इस्तेमाल करके अब इसका आंसर निकालना है। अब जेड एक्स क्या है सब बच्चे रिकॉल करो, इट इज द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स विद
कोफिशिएंट्स फ्रॉम इंटीजर्स, मतलब जो भी पॉलिनोमियल लोगे उसके कोफिशिएंट इंटीजर होंगे। अब बेटा आप सबको पता है कि z एक इंटीग्रल डोमेन है, सबको पता है ना, रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो इंटीग्रल डोमेन बनाती है, तो जेड एक्स भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर डी इंटीग्रल डोमेन है तो डी एक्स भी इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो जेड एक्स भी एक इंटीग्रल डोमेन बन गया। अब इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास फील्ड ऑफ क्वोशंट्स होती है, हमने कहा हुआ है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज कंटेन्ड इन द फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। और फील्ड ऑफ क्वोशंट्स कैसे बन रही थी, उस इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट लो और उनको डिवाइड कर दो, उसी से बनाई थी ना। तो मैंने क्या किया, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स बनाने के लिए जेड एक्स के दो एलिमेंट लिए। जेड के दो एलिमेंट हो गए पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट्स एज इंटीजर्स, तो मैंने एफ एक्स और जी एक्स दोनों पॉलिनोमियल जेड एक्स के ले लिए, और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपको बात मालूम ही थी कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, और इसकी इक्विवेलेंस क्लास आपने बना दी अगर, तो ये मेरी क्या बन गई, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स बन गई। ठीक है ना, तो जैसे दो पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही आ जाओ बेटा, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स निकालने हैं आपको, जेड पी एक्स इसके निकालने हैं। ठीक है, तो जेड पी क्या चीज है आपको पता है, पी प्राइम दे रखा है, जेड पी क्या चीज है आपको पता है, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी लगाते हैं इसके अंदर हम, और आपको पता है जेड पी पी प्राइम हो तो फील्ड बनाता है। मैंने पहले चैप्टर के अंदर रिंग थ्योरी के पहले चैप्टर में आपको ये प्रूफ कराई है बात कि जेड पी पी प्राइम हो तो ये फील्ड करता है, फील्ड बनाता है, और हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। तो जेड पी इंटीग्रल डोमेन है, अगर जेड पी इंटीग्रल डोमेन है तो जेड पी एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो अगर डी इंटीग्रल डोमेन, मैंने लिख भी दिया रिलेशनशिप यहाँ पे कि अगर डी इंटीग्रल डोमेन होता है तो डी एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होता है। आप डी की जगह जेड पी फिट कर दो तो आपको मिल जाएगा जेड पी एक्स इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसकी फील्ड ऑफ क्वोशंट्स कैसे बनेगी, कोई भी दो एलिमेंट लोगे आप जेड पी एक्स के, उनको डिवाइड करोगे एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, तो मेरी ये बन गई क्वोशंट फील्ड। ठीक है बेटा, तो यही आपको करना था कि मतलब क्वोशंट फील्ड निकालनी थी, वो हमने इसमें निकाल दी। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर बेटा मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट पढ़ा दिया, पर अभी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रह गई आपके सिलेबस में, स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन सा पेज नंबर दे रखा है, उस पेज नंबर की दो थ्योरम्स आपको करनी है। वो है आपकी सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है ना, तो तीन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम होती है, फर्स्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कराऊंगी, और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।